ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की एक शांत रात है। आसमान धूसर है, दूर कहीं तूफान उठ रहा है। सड़क के किनारे लगभग 30 मीटर की दूरी पर दो कारें डिस्क्रीटली पार्क की हुई हैं। अंदर 7 आदमी चुपचाप बैठे हैं। उनकी निगाहें उस बस स्टॉप पर टिकी हुई हैं। वे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करते हैं और उन्होंने ठीक इसी पल के लिए सालों तक तैयारी की है। कोई भी पल अब बस आ सकती है। लाइन 203। इसमें एक आदमी काम से घर लौट रहा होना चाहिए। आदमियों में तनाव बढ़ने लगा है। क्या अगर उन सारे सालों की प्लानिंग बेकार हो गई? वे सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। उनमें से 2 बाहर निकलते हैं और कार का हुड खोलकर इंजन ठीक करने का नाटक करते हैं। कुछ देर बाद अगली बस आती है। इस बार 2 यात्री उतरते हैं, एक महिला और एक आदमी, वही जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने यूरोप भर में 60 लाख यहूदियों की हत्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। वो नाजी युग का सबसे ज्यादा वांटेड वॉर क्रिमिनल है। उसका नाम एडोल्फ आइकमैन है। ये है हॉलोकॉस्ट के आर्किटेक्ट की तलाश की कहानी। ये जनवरी 1942 का एक ठंडा दिन है। बर्लिन के किनारे पर स्थित ये विला एक बड़ी झील को देखता है। आज यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 15 उच्च रैंकिंग वाले नाजी अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। इनमें से 8 तो डॉक्टरेट तक रखते हैं। वे यहाँ एडोल्फ हिटलर द्वारा काफी समय से प्लान की जा रही चीज पर चर्चा करने आए हैं। उसका तथाकथित फाइनल सॉल्यूशन टू द जूइश क्वेश्चन, यानी यूरोप के दिल में 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों की जेनोसाइडल असैसिनेशन। आदमी बहस करते हैं। छोटी मोटी असहमतियां हैं, लेकिन कोई मुख्य उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाता। लाखों लोगों को व्यवस्थित रूप से डिपोर्ट और एक्सटर्मिनेट कर। यह आदमी खास तौर पर इस विचार के प्रति कमिटेड है। एडोल्फ आइकमन। वो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है और वो टेबल पर तय किए गए विचारों को लागू करेगा। एडोल्फ आइकमन शुरू में कोई खास नहीं था। उसने मिडिल स्कूल छोड़ दिया, फिर मैकेनिक अप्रेंटिसशिप भी छोड़ दी, लेकिन वो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए दृढ़ था। उसे 1930 के शुरुआती वर्षों में मौका मिला, जब नाजी पार्टी चुनाव जीतती जा रही थी और आखिरकार देश पर कब्जा कर लिया। आइकमन रैंकों में ऊपर चढ़ने लगा। 1932 में 26 साल की उम्र में वो SS में शामिल हो गया, हिटलर की प्राइवेट गार्ड और मिलिट्री एलीट कोर। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले आइकमन ने जूइश इमिग्रेशन के सेंट्रल ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। वो जर्मनी में यहूदियों को पब्लिक लाइफ से बाहर करने का रिजीम का गो टू एक्सपर्ट बन गया। लेकिन झील किनारे वाली वो कॉन्फ्रेंस इससे कहीं ज्यादा थी। उपस्थित लोगों को फैसला लेने में सिर्फ 1.5 घंटा लगा। आइकमन ने इसे ऑफिशियल मिनट्स में लिखा। यहूदियों को पूर्वी यूरोप में इवैक्यूएटेड किया जाएगा, कुछ को जबरन काम पर लगाया जाएगा, बाकी जो बचे रहेंगे उन्हें सूटेबल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि वे बिना शक के सबसे रेजिस्टेंट हिस्सा होंगे। ये नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा है जो रिहाई पर नई जूइश रिवाइवल का जर्म सेल बन सकता है। अनुवाद, उन्हें मार दिया जाएगा। आइकमन उस तरह का आदमी नहीं था जो अपने हाथ कंधे करे। वो अपने डेस्क से पीछे बैठकर पूरे जेनोसाइड को ऑर्गेनाइज करेगा। वो गैस चैम्बर्स और क्रिमेटोरियम्स के निर्माण का आदेश देता है। वो पूरे यूरोप में हॉलोकॉस्ट की पूरी लॉजिस्टिक्स की देखरेख करता है और आखिरकार वो फाइनल सॉल्यूशन शुरू करने का ग्रीन लाइट देता है। हर बार जब कोई ट्रेन उसके डेथ कैंप्स में भेजी जाती है तो वो टेलीग्राम भेजता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट के अनुसार हैंडल किया जाए, यानी उन्हें गैस चैम्बर्स में भेज दो। आइकमन मैक्सिमम एफिशिएंसी से मारना चाहता था। उसने क्रिमेशन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया ताकि हर लाश सिर्फ 2 मुट्ठी राख में बदल जाए। उसने ओवन से लाशें निकालने की प्रक्रिया तेज करने के लिए बेल्ट कन्वेयर भी लगाए। उसकी मदद से नाजियों ने 60 लाख लोगों की हत्या की। 1945 में हत्या फाइनली रुक गई। जर्मनी ने युद्ध हार लिया। हिटलर मर चुका था। नाजी रिजीम ढह गया। आइकमन के लिए जिस दुनिया को उसने मदद से बनाया था वो बिखर रही थी। लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में वॉच्ड होना जस्टिस नहीं, बस क्रीपी है। इनकॉग्नी डेटा ब्रोकर से डेटा आता है। ये कंपनियां आपकी जानकारी इकट्ठा करती हैं और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देती हैं। आपका संपर्क विवरण, आपका जॉब और हेल्थ रिकॉर्ड, आपकी शिक्षा, शॉपिंग हैबिट्स और पॉलिटिकल एफिलिएशन। इंश्योरेंस कंपनियां संभावित एम्प्लॉयर्स और स्कैमर्स बिना आपकी सहमति के उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकॉग्नी वापस लड़ता है। ये इंटरनेट पर आपका डेटा स्कैन कर